गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018। यानी दोस्तों आज मैं जो इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन बताने वाला हूं वो है दोस्तों आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका दोस्तों 20 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। और आप सभी को पता ही है दोस्तों डेली शाम को 10 बजे मैं ये वीडियो आपके लिए डालता हूँ। बाकी रविवार को आपको पता है दोस्तों मैं आपके लिए जीके का एक टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ, जो कि वन वीडियो होती है। एक टॉपिक में यानी दोस्तों एक वीडियो में एक टॉपिक मैं आपके लिए कंप्लीट करा देता हूँ। और साथ में एमसीक्यू भी लाता हूँ, यानी दोस्तों उसमें प्रैक्टिस सेट भी लाता हूँ, जो कि प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हों या पूछे जाने की संभावना हो। तो दोस्तों वो क्लास भी आप अवश्य लिया करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन यानी आप सभी को पता है दोस्तों बिना साइंस के रेलवे में सिलेक्शन ले पाना बहुत ही मुश्किल है। और ख़ासकर दोस्तों टेक्नीशियन वालों के लिए तो आप पता ही है, सिलेबस देखा होगा आपने, जिसमें दोस्तों 40 नंबर की साइंस है आपकी। सबसे ज़्यादा जो रोल है दोस्तों आपका साइंस का है टेक्नीशियन में। बाकी आप सभी को पता है सभी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं आपके रेलवे को, सभी में 20 से 25 प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं। तो दोस्तों साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें। और जो प्रश्न आप पहली बार देखते हो उन्हें दोस्तों आप कॉपी में नोट किया करें, बाद में उनका रिवीजन किया करें, ताकि वो आपको अच्छी तरह से याद हो। और बाद में अगर कोई भी प्रश्न उनमें से एग्जाम में देखने को मिले तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से विषम की पहचान करें। तो विषम इसमें क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी दोस्तों NaOH जो है ये इसमें विषम है। ये बताया दोस्तों विषम किस आधार पर पूछा गया है, इनके पीएच के आधार पर दोस्तों, जो इनका पीएच होता है ना उसके आधार पर। तो आपको सभी को बता देना है। सॉरी दोस्तों, आपको जितने भी ये इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशन दिए गए हैं या कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर NaOH है, CuOH का होल्टाइज है, NH4OH का होल्टाइज, NH4OH है, ZnOH का होल्टाइज है दोस्तों। तो इनके आपको पीएच मान भी याद रखने हैं। और इनकी गैस इनसे इनकी क्रिया कराने पर या किसी अम्ल से इनकी क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है ये भी आपको याद रखना है। धातु के साथ जब इनकी क्रिया कराते हैं किसी भी अम्ल की तो कौन सी गैस निकलती है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो एक वीडियो जब मैं लाऊंगा आपके लिए तो उसमें ये जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जो पीएच होते हैं यौगिकों के, उन पीएचओ को मैं आपके लिए एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। या फिर देखेंगे दोस्तों कि अगली में या फिर कोई भी वीडियो बनाऊंगा उसमें भी उन पीएच मानों को इंक्लूड कर दूंगा। तो आपको उनको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, NaOH। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो कौन सा है दोस्तों, स्नेल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, और इसमें आपसे पूछा गया है पॉल रेले ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। रेवरे है दोस्तों, पॉल रेलवे नहीं है, रेवरे है। पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। तो कौन सा है शहर वो दोस्तों, बोस्टन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, और आपसे इसमें पूछा गया है जब सोडियम क्लोराइड यानी दोस्तों NaCl के जलीय विलयन यानी नमक के घोल में, यानी NaOH जो होता है दोस्तों उसे जलीय विलयन कहते हैं, के बीच से बिजली पारित की जाती है तो इनमें से वह किस रूप में विघटित हो जाती है, ये इसमें पूछा गया है। तो किस रूप में, देखिए दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl ये है आपका सोडियम क्लोराइड, प्लस जल दोस्तों H2O। यानी दोस्तों हम इसमें अगर बिजली
उत्पन्न करेंगे यानी बिजली पारित करेंगे, बिजली स्थानांतरित करेंगे दोस्तों, यानी बिजली उत्पन्न करेंगे इसमें, तो यह किस रूप में विघटित होगा? तो किस में होगा दोस्तों? NaOH प्लस H2 प्लस दोस्तों Cl2, इस रूप में यह बदल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आपसे इसमें पूछा गया है पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो क्या है दोस्तों? IAA, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, अहम सतह यानी सेल में, जिसे हम दोस्तों कक्ष भी कहते हैं, समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो क्या है दोस्तों? 18। आपने देखा होगा दोस्तों K, L, M और N। तो यहाँ पर कहते हैं 2, 8, 18 और ये 32, इस प्रकार भरे जाते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्रम जो है पूछा जाता है, और इसे आप सीधा याद कर लेना। K में कितना है दोस्तों? 2, L में 8, M में 18 और N में दोस्तों 32। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, और इसमें आपसे पूछा गया है यदि गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद पारित होती हैं, और या फिर दोस्तों क्या होता है, मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती हैं, तो उसे ही दोस्तों हम मुख्य फोकस कहते हैं। यह आपको याद रखना है। यानी दोस्तों मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये इसका एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर दोस्तों आपका फोकस होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ से अगर हम कोई वस्तु यहाँ पर रखी है दोस्तों, और यहाँ से हम किरण डालेंगे सीधे, एक तो ये ऐसे जाती है सीधी, तो ये यहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है, और एक ये हम मुख्य फोकस के बारे में पूछा। देखिए दोस्तों ये पैरेलल जा रही है, तो ये भी यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगी। अगर हम यूँ डालेंगे दोस्तों, तो ये भी फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार इससे ही ये क्या है दोस्तों, मुख्य बिंदु जो होता है मुख्य फोकस का, यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर ये मिलती हैं, तो इसे ही कहते हैं दोस्तों मुख्य फोकस। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, और इसमें आपसे पूछा गया है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो किसके आधार पर दोस्तों? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के आधार पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ भी शीघ्रता से अभिक्रिया कर सकती हैं? तो कौन सी दोस्तों? पोटेशियम और सोडियम भी आपको याद रखनी है। अगर पोटेशियम नहीं दिया होता तो यहाँ पर सोडियम भी दिया होता तो भी आपका सही आंसर होता। और दोस्तों कैल्शियम भी आपको याद रखना है, अगर कैल्शियम दिया होता तो वो भी आपको याद रखना, वो भी दिया जाता, वो भी आंसर हो सकता था। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे, यहाँ पर पोटेशियम दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, तो इसमें आपसे पूछा गया है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा दोस्तों माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो कौन सा दोस्तों? गर्भनाल, जिसे दोस्तों प्लेसेंटा भी कहते हैं। गर्भनाल ना देकर दोस्तों वहाँ सीधा प्लेसेंटा भी दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला लगे दोस्तों वो लगे स्थितिज ऊर्जा का, जिसे दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है mgh। तो m यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 5 यानी द्रव्यमान, जिसे हम किलोग्राम में मापते हैं, और दोस्तों g का मान यहाँ पर 9.8 दिया है, तो इसे भी देख लेते हैं। और h का मान जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है 2। तो यहाँ पर हम जब दोस्तों इसका कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका 98 जूल आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे दोस्तों?
न्यूलैंड्स के समय आपको याद रखना है दोस्तों 56 और मेंडलीव के समय दोस्तों 63। मेंडलीव के समय कितने दोस्तों 63 मेंडलीव के समय, और न्यूलैंड्स के समय दोस्तों 56, जिसका अंतिम तत्व जो था दोस्तों थोरियम था, ये भी आपको याद रखना है। और न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव सिद्धांत जो है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं आपको, कैल्शियम तक ही सीमित रहा था, वहाँ से आगे काम नहीं किया, यानी कैल्शियम तक ही समाप्त हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। तो किसका दोस्तों, इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, और इसमें आपसे पूछा गया है किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है। तो किस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, सिलेक्शन डे। और किसकी पुस्तक है दोस्तों ये, अरविंद अडिगा की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, 5.3 × 10⁻23 ग्राम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आप डायरेक्टली पूछा जाता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों पूछा गया है डायरेक्ट, तो ये जो है दोस्तों आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है द्रव्यमान यानी m वाली एक वस्तु गति b के साथ स्थानांतरित होती है, और इसमें गतिज ऊर्जा k है दोस्तों। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का मैंने अभी बताया पीछे mgh, और गतिज ऊर्जा का दोस्तों 1/2mv²। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, इसके वेगों को दोगुना कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 2mv जो ये वेग है दोस्तों 2v कर दिया इसे, और स्क्वायर है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर हम निकालेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर आने वाला है, देखिए एक से ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा, यानी द्रव्यमान b², यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 2b है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4v होगा। तो 4v, b² से b² कट गया, अब बचा 4, तो 4 तो k का मान क्या आया दोस्तों 4, तो 4 के आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यानी दोस्तों सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, और इसे दोस्तों भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, और जी का मान यहाँ पर दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड -2 हो, तो दोस्तों सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो दोस्तों वही mgh का फॉर्मूला लगेगा। m का दोस्तों मान है, यानी द्रव्यमान जो है दोस्तों आपका 25 है, और g का मान यहाँ पर दोस्तों 10 की पावर क्या है दोस्तों ms-2, और h यहाँ पर दिया है दोस्तों 2.5 मीटर। तो इसका जब हम दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो आएगा 625 जूल, और आप कर लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, और इसमें आपसे पूछा गया है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से दोस्तों यानी दोस्तों मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। तो कौन सा है दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी जो ये इकाइनोडर्मेटा समूह के जो दोस्तों जीव होते हैं ये समुद्र में मुक्त रूप से रहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कर्नाटका कंबला त्योहार किससे संबंधित है। तो किससे है दोस्तों, भैंसों की लड़ाई से, भैंसों की दौड़ से दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, और इसमें आपका सही आंसर जो है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है ध्वनि का वेग कैसे क्या होता है। ध्वनि का जो वेग होता है वो मौसम के अनुसार आपको बताना है क्या होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ध्वनि का वेग जो होता है दोस्तों सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है।
अब क्यों होता है दोस्तों? देखिए, आपने देखा होगा ध्वनि के लिए ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ठोस माध्यम तो है दोस्तों, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी दोस्तों ये देखना पड़ता है कि किस ठोस में, जैसे मान लो दोस्तों ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, जिस ठोस के दोस्तों ये अणु जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये अणु जितना वाइब्रेशन करेंगे दोस्तों, वाइब्रेट करेंगे अपने आप में, तो उतना ही ज़्यादा दोस्तों ध्वनि का वेग अधिक होगा। क्योंकि सर्दियों में दोस्तों ये सुस्त रहते हैं तो वाइब्रेशन नहीं हो पाता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो गर्मी की वजह से होता क्या है दोस्तों, इनमें हलचल ज़्यादा हो जाती है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से गर्मी में जो है ध्वनि दोस्तों अधिक होती है बजाय सर्दियों के। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोध होता है? तो किस में दोस्तों? नाइक्रोम में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? सूरत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और आपसे इसमें पूछा गया है यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा यदि जी का मान दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड हो तो? अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए गति के जो 3 समीकरण आपने पढ़े होंगे उनमें से जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन वाला जो समीकरण है वो लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेंद है दोस्तों, उसे 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर फेंका जाता है, यानी प्रारंभिक वेग जो है दोस्तों वो है 40 और अंतिम वेग यहाँ पर दिया नहीं है दोस्तों। समय है 6 सेकंड और यहाँ पर दोस्तों जी का मान है 10। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों विस्थापन, तो यहाँ पर जो सेकंड जो फॉर्मूला होता है दोस्तों गति के समीकरण का, उसका फॉर्मूला है दोस्तों एस बराबर यू टी प्लस है दोस्तों ये हाफ ए टी स्क्वायर, बी नहीं है सॉरी दोस्तों, देखिए ए टी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर यू का मान दिया है दोस्तों 40 और टी का मान है दोस्तों यहाँ पर आपका, देखिए ये 40 यहाँ पर मैं कर देता हूँ, टी का मान है दोस्तों आपका यहाँ पर 6 सेकंड 6, और यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 होगा, और ए का मान है दोस्तों 10 और टी का मान है दोस्तों 6, तो 2 से हम 6 को काटेंगे दोस्तों 3 बार, ये आ गया 30, ये आ गया दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये 0 आएगा, यू का मान नहीं है बी का मान है, यहाँ पर गलती होगी दोस्तों। देखिए अभी मैं आपके लिए सॉल्यूशन दोबारा से कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें। हालांकि सारी चीज़ मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं भाइयों। तो देखिए मैं अभी आपके लिए कंप्लीट करा देता हूं, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं अभी करा देता हूं आपके लिए। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था दोस्तों वो था आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान यहाँ पर दोस्तों 0 है, ये अंतिम वेग है दोस्तों, प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया नहीं है, और टी का मान आपको दिया ही है दोस्तों 6 का गुणा 0 से करेंगे दोस्तों तो 0 ही आएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो बचा दोस्तों आपके पास 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस आधार पर दोस्तों सॉल्यूशन कर लेंगे, यानी दोस्तों जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा दोस्तों, देखिए मैं अभी आपके लिए बताऊँ तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस फॉर्मूले में हम रख लेते हैं यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका, देखिए यहाँ पर दोस्तों ए का मान यहाँ पर 10 दिया है तो 10 रख लेंगे, और 6 का मान जो टी का मान दोस्तों 6 दिया है 6 सेकंड, 6 36 कर लेंगे दोस्तों, 6 गुणा 6 करेंगे 36 आएगा, इनटू दोस्तों यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 6 सेकंड है दोस्तों, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, तो मीटर तो 1/2 कर लेंगे पहले दोस्तों, यहाँ पर 2 से इसे काट लेंगे, तो ये आ गया दोस्तों आपका 5 बार, और 5 का गुणा हम 36 से करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा लगभग 5 6 30 की 0 आंसर
3 5 15 और 3 18, ये आ गया दोस्तों 180। इतना ही हुआ ना दोस्तों। तो समय का भाग इसमें दे लेंगे, तो विस्थापन पूछा है ना, तो समय का भाग यहाँ पर दे लेंगे दोस्तों, 6 18, सॉरी दोस्तों 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 60 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो समाप्त हो चुकी है। जितने प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके लिए बता दिए, और आपको मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपके लिए समीकरण बताए ना तीनों, आपको याद रखना है। और मैं अभी एक एक करके सारे समीकरणों को बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये समीकरण आपको याद रखने हैं जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म कीजिए, मैं समीकरण आपके लिए लिख देता हूँ। ये समीकरण आपको याद रखने हैं, गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो पहला समीकरण है दोस्तों, देखिए ये रहा आपका, हाँ, b बराबर u प्लस ए टी, ये तो है दोस्तों गति का पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस 1/2 यानी हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है दोस्तों बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा समीकरण है दोस्तों। तो ये 3 समीकरण है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जाते समय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए देकर जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ। यानी दोस्तों गति के समीकरण के जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे देखने के लिए दोस्तों, ये तीनों सूत्र काम करेंगे और इससे बाहर एक भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए बता दी हैं। थर्ड शिफ्ट का पेपर मैंने आपके लिए करा दिया है 20 अगस्त का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ यहाँ से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।